नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे बाखबर। जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले में कामयाब मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। किलोरा गांव में गुज़िश्ता रोज तसादुम शुरू हुआ था और 1 मिलिटेंट कल ही मारा गया था। आज सुबह पुलिस ने 4 और मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक की है। 5 मिलिटेंट का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से था। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर अब तक 9 मिलिटेंट्स को मारा जा चुका है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुए एनकाउंटर में कुल 5 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। यह एनकाउंटर जुमे की शाम से जारी था। कल रात तक 1 मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक हुई थी। सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज ने बताया कि एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 अलग तसादुम में 9 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। इस एनकाउंटर के बाद डीजीपी एसपी वैद ने ट्वीट किया कि शोपियां के किलोरा में आतंकियों के 4 और शव मिले हैं। एनकाउंटर में कुल 5 आतंकवादी मारे गए हैं। गुड जॉब बॉयज, ये शांति के लिए अच्छा है। जुमे को कुलगाम में 2 मिलिटेंट्स मारे गए थे, जबकि जुमे की सुबह सोपोर में 2 मिलिटेंट्स का खात्मा हुआ। जुमे की सुबह हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंट्स को घेर लिया था, जिसके बाद हुए एनकाउंटर में मिलिटेंट्स मारे गए। मिलिटेंट्स दुरसू गांव में छिपे हुए थे। वहीं अनंतनाग के लाल चौक में सीआरपीएफ की पार्टी पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें 2 जवान जख्मी हो गए हैं। वहीं शोपियां के करपान में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच से मिलिटेंट्स ने बैंक के गार्ड से 12 बोर की राइफल और कैश लूट लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एनकाउंटर के दौरान हिफाजती दस्तों को 2 मार्चों पर, खासतौर से 2 मोर्चों पर लोहा लेना पड़ा। कार्रवाई में खलल डालने के लिए मकामी नौजवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव भी किया। नौजवानों को तशद्दुद पर आमादा देखकर हिफाजती दस्तों ने दिफा के लिए गैस, शेलिंग और पैलेट का इस्तेमाल किया। खबर है कि कुछ नौजवान शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं। इनमें से एक नौजवान के हलाक होने की इत्तला है। वाज़ेह हो कि इससे कबल भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान मकामी नौजवानों की जानिब से मिलिटेंटों की तरफ से ध्यान हटाने के लिए पथराव किए जाते रहे हैं और इसका फायदा उठाकर मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन इस दफा सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों को निकलने का मौका नहीं दिया। ये कल रात को हमारे पास एक स्पेसिफिक इनपुट आया था कि टेररिस्ट का ग्रुप एक सोफिया का गांव है किलोरा, उसमें मौजूद है और इस ग्रुप को हम पिछले तकरीबन 1 वीक से क्लोजली ट्रैक कर रहे थे। जब कॉर्डन लगागा तो रात को एक टेररिस्ट जो भागने की कोशिश कर रहा था वो रात के टाइम पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। फर्स्ट लाइट पर जब दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट किया तो इसमें 4 टेररिस्ट एक मकान के अंदर छुपे हुए थे और जब हमारी सर्च पार्टी मकान के नज़दीक पहुंचती है तो काफ़ी हैवी फायर इन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर किया। पार्टी ने कवर लेते हुए इनको सिलेंडर का ऑफर दिया। टेररिस्ट ने सिलेंडर का ऑफर ठुकराते हुए फायर की तादाद हमारी पार्टी पर बढ़ाई। हमारी पार्टी ने भी फिर उसका जवाब दिया। इस फायर फाइट में 4 टेररिस्ट आज सुबह मारे गए। इन्फॉर्मेशन थी कि एक बड़ा ग्रुप है वहाँ और इसीलिए वो वहाँ एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें हमारी JNK पुलिस, आर्मी, CRP सभी उन्होंने वहाँ कार्डन ले किया था और कोई 6-7 घर थे और एक आर्चर्ड था। उस एरिया को अपने घेरे में लिया और जो भी होगा, फैमिलीज का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो उसको एज ए सिटीजन जो उनका हक मिलता है उनको देखा। मीर साहब ने उसमें शायद अभी मना कर दिया। मैंने कहा उसमें वो व्यू लेंगे। स्टेट सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रख के ही व्यू लेती। और एनकाउंटर के दौरान हमने देखा कि हिफाजती दस्तों को 2 मोर्चों पर लोहा लेना पड़ा था और नौजवानों, जो मकामी नौजवान हैं, उन्होंने पथराव भी करने की कोशिश की, लेकिन हिफाजती दस्तों ने थोड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें कि कुछ नौजवान जख्मी भी हुए। तो शोपियान की तस्वीरें जहां पर 5 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए और ये कामयाब ऑपरेशन किया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। सैयद तजमुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और मजीद बातचीत करेंगे इस खबर पर। सैयद तजमुल, एनकाउंटर पूरा हुआ है, 5 मिलिटेंट मारे गए हैं, तादाद कितनी रही थी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इमरान, कल शाम को ही रियासती पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनके मुताबिक उन्हें इतला मिली थी कि इलाके में 5 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं और एक बड़े हमले के फिराक में। उसके बाद
आसपास के इलाके को घेरे में लिया। तकरीबन रात के 9 बजे के बाद एक मिलिटेंट ने घर से बाहर आकर एक ऑर्चर्ड में पोजीशन संभाली, जिसके बाद फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से जारी रहा। कुछ देर बाद ये इतला हुई कि जो ये लोकल मिलिटेंट वहां पर ऑर्चर्ड में आया था उसको हिलाक किया गया और देर गई ऑपरेशन जो था ये सस्पेंड कर दिया गया। आज अलग सुबह जब सिक्योरिटी फोर्सेस, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स के जवान एक बार फिर इलाके में ऑपरेशन रिज्यूम हुआ और ऑपरेशन के दौरान इब्तिदाई हमले में ही मजीद 2 मिलिटेंट मारे गए। यानी उसके बाद दोपहर से कबल मजीद 2 मिलिटेंट यानी 5 मिलिटेंट मारे गए। उसके बाद इलाके में पुरतशद्दुद झड़पें हुई और पथराव का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। इस बीच जब इन मिलिटेंटों की लाशें आबाई इलाके तक पहुंची गई तो वहां पर न सिर्फ मकामी लोग बल्कि मिलिटेंट भी गन सैल्यूट देते हुए नजर आए और गैर मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक नवीद जाट भी देखा गया था। कुल मिलाकर देखें तो शोपियान के आसपास के इलाके में अभी चूंकि सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और रियासती पुलिस के चीफ डॉक्टर एसपी वैद ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया कि पुलिस ऑपरेशन जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ और कंप्लीट ऑपरेशन इसको माना जाता है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक अगर ये लोकल मिलिटेंट जिसमें से एक का ताल्लुक साउथ कश्मीर के पहलगाम से भी है, करीब 2.5 महीने के बाद इतना बड़ा वसी ऑपरेशन जो है फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस ने कामयाबी से मुकम्मल किया। लेकिन उसके बाद आसपास के इलाके में एहतजाज न हो, चूंकि इलाके के जो लोग हैं लोकल मिलिटेंट हैं और मारे जाने के बाद उनके घरों की तरफ आलम लोगों का भी जाना मुकम्मल तौर पर जारी है। तो ये 3 दिन जो है इंतहाई एहतियात के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस इकदाम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं देर देर तक इतलात मिली कि कई एक इलाकों में अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को न सिर्फ ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद बाहर जाने वाले रास्ते तक पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा, बल्कि कई एक इलाकों में आखिरी इत्तला मिलने तक मकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच या हिफाजती हमले के बीच ये पथराव का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन कुल मिलाकर देखें साउथ कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑपरेशन ऑल आउट 2 के बाद जब रमजान में सीज फायर हुआ था उसके बाद जुमे रात से अभी तक लगातार 3-4 दिनों के अंदर अंदर कई एक ऑपरेशन है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तजम्मुल श्रीनगर से इस पूरी जानकारी के लिए। और उधर जम्मू में साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के घर में घुसने की कोशिश कर रहे मुश्तबा शख्स को हिफाजती दस्तों ने मार गिराया है। सिक्योरिटी पर तैनात हिफाजती दस्तों के मुताबिक स्पोर्ट्स व्हीकल पर सवार एक शख्स जम्मू के बठिंडी वाक़े फारूक अब्दुल्ला के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वार्निंग का कोई असर न देखते हुए उसे ढेर कर दिया गया। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों ही घर पर मौजूद नहीं थे। वाकये की इत्तला मिलते ही एसएसपी समेत पूरा पुलिस अमला जाए वारदात पर पहुंचा। आईजी के मुताबिक महलूक शख्स पुंछ का रहने वाला था। The main gate has been breached and the intruder went inside the gate. And after he went inside the gate, there was a scuffle with the duty officer over there, in which the duty officer was also injured. After that, he entered the main residence, and there has been some sort of damage to the articles over there. Subsequently, he was shot at. तो सर कोई हथियार उसके पास से बरामद हुआ है? अभी द सर्च इज रहा। तो क्या मकसद, क्या गाड़ी में कह रहे, गाड़ी में आया है या ऐसे घुसा है? द व्हीकल हैज गॉन इनसाइड। व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड व्हीकल तोड़ के सर, बैरिकेड तोड़ के आया? ही हैज ब्रीच्ड द गेट, दैट्स व्हाई द व्हीकल इज इनसाइड, and there are marks on the vehicle which convey that he has breached the gate. Any motive behind this? Any identity? It is too premature. We are just localizing the thing and then we'll. Any identity of the person? Murfad Shah is the name, but we have got the Aadhaar card, and the person belongs to Galuta Punch. Okay. और फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के अंदर घुसने की कोशिश बस जाहिर सिक्योरिटी ब्रीच का एक मामला है। वाकई के फौरन बाद जी सलाम की टीम जाए वाकई पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। जी सलाम के नुमाइंदे ने महलूक मुराद अली शाह के वालिद से भी बात की। अभी हम मौजूद हैं हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो साबका मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं, उनका ये निवास है। यहाँ पे आज सुबह एक गाड़ी जो अंदर घुस गई और
सीआरपीएफ के साथ हाथापाई की गई और कोशिश यही थी कि यहाँ पे किसी तरह का अटैक किया जाए। अभी इसके बारे में पुख्ता तौर पे कोई जानकारी नहीं है। जो शख्स था जिसने ये कोशिश की उसकी मौत हो गई है, उसको मार दिया गया है। उसकी जो पहचान पुंछ का रहने वाला है ये बताया गया है। लेकिन ये अपने आप में एक सिक्योरिटी ब्रीच है बहुत बड़ा, क्योंकि वीवीआईपी इलाका है और यहाँ पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, साबका मंत्री हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की खुद की यहाँ पे जो है मकान है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह का वाकयात जो है पेश आया है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। यहाँ पे उसी वक्त जो है सीआरपीएफ और पुलिस के जवान वो पहुँच गए, उन्होंने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया, लेकिन जो एक शख्स था उसको मार दिया गया है। अभी हालात काबू में हैं, लेकिन अपने आप में जिस तरह से 35A को लेकर यहाँ सियासी बवाल है, उसमें ये माना जा सकता है कि इस तरह की कोशिश जो की गई है वो कहीं ना कहीं 35A से ध्यान भटकाने की और कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी जो ब्रीच है वो किया है इस हाई सिक्योरिटी जोन इलाके में, उसकी जो है एक तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन पे इस तरह का जो अटैक है वो आने वाले दिनों में हो सकता है अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाए गए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। और फारूक अब्दुल्ला के भाई कमाल मुस्तफा ने जम्मू में पेश आए वाकये पर तशवीश का इजहार किया है। पुलिस इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को इसकी वजाहत करनी होगी और वीआईपी एरिया में कोई शख्स गाड़ी लेकर गेट तक कैसे पहुंचा। तो रंग न कीजिए उन पे हमले की, तो वो तो है ही नहीं वहाँ। वो दिल्ली में कोठी में कोई गाड़ी घुसी, अनजान गाड़ी है, यही सुना अभी कि वो चलाने वाले को गोली मार दी गई। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं जम्मू में नहीं हूँ, पुलिस है, पुलिस वहाँ मौजूद भी है। Z+ कैटेगरी में उनको एक पुलिस कवर मिल जाता है। पुलिस इसी जो इसका स्टोरी जो है, इसकी कहानी जो है वो सामने रखे लोगों के सामने। इस वाक़े का जो फारूक साहब की जम्मू की कोठी में एक गाड़ी घुसी है उसके बारे में खुलासा नहीं करते तो हम फिक्रमंद रहेंगे, तसज्जुब में रहेंगे। मैं यही गुजारिश करूँगा अपने पुलिस के सरबराह से, वो इसमें तरजीही बुनियादों पर इसमें इंक्वायरी करें। सर आज किस बारे? और राजन वैद्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर, उनसे बात करेंगे। राजन, जानना चाहेंगे आपसे इस बारे में और क्या आपके पास ताजा अपडेट है? क्या कुछ पुलिस का इस पूरे मामले में तहकीकात चल रही है? ये जो शख्स था कुछ पता लग पाया कि क्यों आया था, क्या मकसद रहा? जी देखिए, जो अभी तक जो पुलिस का कहना है वो यही कहना है कि ये जो है इसने गाड़ी जो है जो गेट था उसके साथ जो जब टकराई तो ये अंदर जाके इसने हाथापाई भी की है सीआरपीएफ वालों के साथ, और जो है उसी में इसको गोली भी मारी गई है क्योंकि Z+ जो सिक्योरिटी है वो मुहैया है फारूक अब्दुल्ला को। लेकिन जो घर वाले हैं उनका ये कहना है कि ये एक साजिश है और जो है उनके जो बेटे को है वो जानबूझ के गोली मारी गई है। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि जो इसकी गलती थी उससे एक शक पैदा हुआ कि शायद ये एक सुसाइड अटैक हो सकता है, जिसके चलते इस जो नौजवान को है गोली मारी गई है। लेकिन उसके बाद जो है जो हालात हैं वो काफी कशीदा हो चुके हैं उस इलाके में, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं उनका इल्जाम है कि जो ये गलती हुई है सीआरपीएफ की ओर से, इसकी 4 बहनें थी और उसका अकेला ये भाई था, और ये उनका कहना है कि ये जिम से आ रहा था, तो वहाँ क्यों गया अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये BA पार्ट 2 का जो है एक स्टूडेंट है, लेकिन अभी भी जो जांच चल रही है, अभी पुलिस इसको साफ करेगी कि इसका मकसद क्या था वहां आने का और ये क्यों इसने ऐसी हरकत की। लेकिन जो इसके वालिद से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा दिया कि शायद इसको नशे की आदत थी और ये उस वक्त भी शायद इसने नशा किया हुआ था। ये जो उसके जब हमने वालिद से पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद किया हो सकता है। तो तमाम तरह की बातें जो हैं ये सामने हैं, लेकिन जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जी मेहमान, बिल्कुल ये जांच का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने अंदेशे के चलते और किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान ना हो इसके चलते कार्रवाई की। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राजन वैद्य। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तारीख में पहली दफा एक खातून चीफ जस्टिस को
ओहदा संभालने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा 90 सालों में पहली दफा किसी खातून को जज बनाया गया है। मरकजी वजारत कानून की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट की कारगुजार चीफ जस्टिस गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस होंगी। इसके अलावा सीनियर वकील सिंधु शर्मा और जुडिशियल ऑफिसर राशिद अली डार की बतौर जज तकर्री को भी सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 90 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में 109 अफराद जज का ओहदा संभाल चुके हैं, लेकिन इनमें एक भी खातून जज नहीं है। मरकजी काबीना वजीर अरुण जेटली की रिश्तेदार सिंधु शर्मा इससे कबल असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुकी हैं। ये एजाज हासिल करने वाली सिंधु शर्मा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली खातून वकील थीं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की डिग्री हासिल करने वाली सिंधु शर्मा ने 1996 में प्रैक्टिस शुरू की थी। डिस्ट्रिक्ट और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर चुकी सिंधु शर्मा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नायब सदर भी रह चुकी हैं। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की कुर्सी भी खाली चल रही है। कोलिजियम इस ओहदे के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की कारगुजार चीफ जस्टिस गीता मित्तल के नाम की सिफारिश कर चुका है। और गवर्नर एनएन वोरा के मुशीर विजय कुमार ने आज तनमर्ग वाक़ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का दौरा करके मौजूदा सहूलियात का जायजा लिया। उनके हमरा हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर सलीम उर रहमान, डीआईजी, एसएसपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएमओ और बीएमओ भी थे। दौरे के दौरान विजय कुमार ने मुख्तलिफ लैब का मुआयना किया और इक्विपमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर हेल्थ डायरेक्टर ने पावर पॉइंटर के जरिए इंस्टीट्यूट की सरगर्मियों से मुशीर को वाकिफ कराया। Secretary Health is with me, Pawan, and also Dr. Salim. The good work and Kashmir J&K has been ahead of many states in this training and skill development program. So I came to see how it's been going on and to encourage them and to see how to take it forward. And once it is ready, we will submit to the governor, then come back with the before the cabinet will try to examine it. Okay. इधर पीडीपी के कारकुनान की जानिब से भी 35A के हक में जबरदस्त मुजाहरा किया गया। रैली में बड़ी तादाद में पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान शामिल हुए। पार्टी ऑफिस से शुरू हुई इस रैली की क़यादत पार्टी तर्जुमान रफी अहमद मीर और जिला सदर खुर्शीद आलम ने की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रैली को लाल चौक से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। इस मौके पर लीडरान ने कहा कि आर्टिकल को हटाने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आज जैसा आपको मालूम है कि दफा 35A को लेकर 6 तारीख को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ है, जिसमें कई एनजीओज वगैरह हिंदुस्तान के बाकी रियासतों से दफा 35A को ख़त्म कराना चाहते हैं। जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है और हमारे मौक़िफ़ का ताल्लुक है, हमारी पार्टी का वजूद 1999 में इसीलिए आया था कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। स्टेट गवर्नमेंट का भी पक्ष है और हम जब हुकूमत में थे पीडीपी की, हमने भी उस वक्त इसमें कानूनी कार्रवाई की है। हमें उम्मीद है 6 तारीख को फैसला हमारे हक में होगा। हमारी कायदा महबूबा मुफ्ती ने हालिया बयानात में, और जब वो वज़ीर आला थी उस वक्त भी उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि दफा 370 या 35A के साथ कोई भी छेड़छाड़ रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बवाल पैदा कर देगी। यहाँ के लोग किसी भी हाल और काल में इस दफा के साथ किसी भी छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा पीडीपी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी 35A के हक में श्रीनगर में एहतजाज किया गया। पार्टी कारकुनान नवाई सुबह में जमा हुए और लाल चौक की जानिब मार्च किया। रैली की क़यादत सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर कर रहे थे। वाज़ेह कि आज वादी के मुख्तलिफ अजला में 35A की मुदाफ़त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने रैली निकाली और ऐसा लग रहा है कि पीडीपी और एनसी दोनों ही जमातें 35A के हवाले से अवाम के दरमियान अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। दोनों पार्टियों को लगता है कि जज्बाती इशू को उठाकर उन्हें सियासी फायदा हासिल हो सकता है। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि आईनी से, अगर हम आइन की बात करते हैं तो आइन से मिले हुकूक से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। एहतजाज रैलियां निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट रैलियां निकाल रहे हैं, जो 35A के खिलाफ पीडीपी और बीजेपी के हुकूमत में एक बिल दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक बीजेपी का एक्टिविस्ट था जिसके कहने पे जिसने वो बिल अपने नाम से सबमिट की। आज उसके खिलाफ अब आज 6 को उनको फैसला देना है। ये जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है तमाम लोगों का, एक तमाम पार्टियों का, जम्मू के हो, लद्दाख के हो, आज कारगिल में भी हमारी तरफ से एहतजाज है, कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज है। बिल्ड कर रहे हैं कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कह दें कि वो बिल को वो उसको वापस ले ले। और 35A के हक में सियासी जमातों के एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है और इसी सिलसिले
में खासतौर से अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने आर्टिकल 35A के हक में रैली निकाली। हाउसिंग कॉलोनी से शुरू हुई रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते लाल चौक पर पहुंची और पुलिस ने मुजाहिरीन को इससे आगे नहीं आने दिया। लाल चौकी के आगे कारकुनों का कहना है कि खुसूसी अख्तियारात फराहम करने वाली इस दफा को हटाने के संगीन नताइज बरामद होंगे। उधर गांदरबल में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने 35A के हक में रैली निकाली और इसे मंसूख करने की किसी भी कोशिश की मुखालफत का ऐलान किया। पार्टी जिला ऑफिस से निकली ये रैली बिहामा चौक पर जलसे की शक्ल में बदल गई। रैली की क़यादत मकामी रुकन असम्बली शेख अशफाक जब्बार कर रहे थे। क्योंकि ये दफा जो कश्मीर की तशक्कुस और जम्मू कश्मीर की शिनाख्त है, इसके साथ हम किसी को भी हरगिज भी छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी क़यादत, हमें कोई भी कुर्बानी इसके लिए अगर देनी पड़े, चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी, हम देने के लिए तैयार है। वहीं कुपवाड़ा में चौधरी मोहम्मद रमजान मीर और कैसर जमशेद लोन की क़यादत में पार्टी कारकुनां ने रैली निकाली। टाउन हॉल में शुरू हुई इस रैली में डीसी ऑफिस पर जाकर यह रैली इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर लीडरान ने 35A का दिफा करते हुए कहा कि आर्टिकल को बनाए रखने के लिए पार्टी किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेगी। जबकि सोपोर में फल ताजिरों ने 35A के हक में धरना दिया। फ्रूट मंडी में बड़ी तादाद में फल ताजिरों ने 35A की शिक्को आइन से हटाने की तजवीज़ की मुखालफत की। मुजाहिरीन फल ताजिर 35A की हिमायत में हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे। ताजिरों ने कहा कि जब तक मरकजी हुकूमत इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ जाहिर नहीं करती, तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। ग्रोवर्स, डीलर्स, बायर्स, बल्कि सभी लोग यहाँ पे इस वक्त मुतहरिक हुए इस चीज़ के लिए कि जो आर्टिकल 35A के साथ छेड़छाड़ हो रहे हैं, हम अपने खून का एक एक कतरा बहाएंगे, लेकिन इसके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर बांदीपुरा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने 35A की हिमायत में एहतजाजी रैली निकाली। रैली में पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का रुख खासा जारहाना था। उनका कहना है कि आर्टिकल 35A और 370 से छेड़छाड़ की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त है। उधर बीजेपी ने 35A को लेकर जो हो रहे एहतजाज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तनकीद की है। पार्टी तर्जुमान सुनील शेट्टी ने कहा कि दोनों पार्टियां अवाम को गुमराह कर सियासी फायदा जाहिर करना चाहती हैं, हासिल करना चाहती हैं। उनका मानना है कि इस दफा के हटने से मुल्क में एक मुस्बत पैगाम जाएगा। हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन बीजेपी सुनील शेट्टी जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से इस बयान को देखते हैं? देखिए, 35A के ऊपर अगर कोई सियासत कर रहा है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है। हम तो लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि 35A अगर ख़त्म होता है तो एक इक्वलिटी का माहौल बनेगा जम्मू कश्मीर रियासत में भी। 35A के ख़त्म होने से उसका इम्पेक्ट ये होगा कि जो स्टेट सब्जेक्ट लॉज बने हुए हैं हमारी स्टेट के, उनको चेक किया जाएगा कि क्या वो इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं या इक्वलिटी को प्रमोट नहीं करते। पर्पज़ तो इतना है। तो अगर आपको लगता है कि स्टेट सब्जेक्ट के लॉज जो हैं वो इक्वलिटी को हिट नहीं करते हैं, तो बैरियर्स जो 35A का बनाया है उसको उठा दीजिए। सभी कोर्ट में जाके बात कर लेंगे कि इक्वालिटी जो है वो क्या स्टेट सब्जेक्ट लॉज में प्रोटेक्टेड है या नहीं। जो वाल्मीकि समाज यहाँ पे 50 साल से आया है, उनको स्टेट सब्जेक्ट का राइट नहीं है। सर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि जब बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे तो जो नौकरियाँ हैं जो यहाँ के नौजवानों को मिलती हैं वो नहीं मिल पाएंगी। उनका जो उनके हक पे एक डाका होगा। पिछले 70 साल से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यही लोगों में भ्रम पैदा किया हुआ है। देखिए, अगर स्टेट सब्जेक्ट के लॉज चेंज होते हैं या 35A ख़त्म होता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि नौकरियां जम्मू कश्मीर में सारी की सारी जो हैं वो बाहर के लोगों के लिए खुल जाएंगी या लोग वहाँ बाहर से लोग यहाँ पे आके कोई ज़मीनें खरीद लेंगे। 35A अगर ख़त्म होता है और स्टेट सब्जेक्ट के लॉज जो हैं वो इक्वालिटी के टचस्टोन पे चेक होते हैं तो उसके बाद भी
स्टेट गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी लॉज क्रिएट कर सकती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ये कह सकती है कि एक पर्टिकुलर किस्म की नौकरियां जो हैं उसी में नॉन स्टेट सब्जेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा यहाँ सवाल ये है कि अभी ये जो मुद्दा है 35A का, ये अभी अधीन है जो सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस खासकर वो नहीं चाहती हैं कि 35A को हटाया जाए? क्या वजूहत क्या लगती हैं इसकी? देखिए, कुछ एक तो चीज ये है कि 35A को लीगली डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। अब क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो इन पार्टियों में ये पैनिक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे विचार कर लेगी, अगर बहस सुन लेती है तो 35A को प्रोटेक्ट करना लीगली पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यह मुश्किल है, तो इसलिए 35A खत्म हो सकता है। अब उसकी वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कहेंगे। अच्छा, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि न्यायालय को भी जो है एक तरह से दबाव बनाया जाए, आपको लगता है ऐसा? देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट को अगर आप ये सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को कोई दबाव आएगा इस बात से कि सियासी पार्टियां जो हैं एक हफ्ते तक कश्मीर में बंद रखे हैं और किसी और दिन जो है बंद की काल है, तो मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी कमज़ोर है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के दबाव आएंगे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट इंटिमिडेट करने की एक कोशिश ज़रूर है और ये कोशिश बाई इटसेल्फ इज एन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। गवर्नर साहब ने भी इस तरह से एक अपील की थी कि जब अभी जो हालात है जिस तरह से, ऐसे में जब तक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं आती तब तक इसको पेंडिंग रखा जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई भी अपील जो है गवर्नर साहब की तरफ से हुई है। गवर्नर साहब की तरफ से जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है इसको केस को डेफर करने के लिए, उसमें लिखा गया है कि हम इलेक्टोरल रोल्स पंचायत और लोकल बॉडीज इलेक्शन में बिजी हैं, तो इसलिए केस को डेफर किया जाए। मुझे ये भी नहीं लगता है कि वो कोई जस्टिफिकेशन जो है बीजेपी चाहती है इसको डेफर किया जाए? बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं जो फैसला होगा कानून के हिसाब से फैसला हो। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे, अगर वो हमारे अगेंस्ट भी होता है तब भी उसका स्वागत करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फैसला जो है वो तो करने का मौका दीजिए। यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुकेंगे, लौटेंगे अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। सोनमर्ग और गगनगीर के दरमियान वाक़े जेड मोरा सुरंग में चल रही खुदाई से आसपास रहने वाले लोग मुतासिर हो रहे हैं। डायनामाइट के इस्तेमाल से आसपास की इमारतों की बुनियाद कमजोर हो रही है। पाजेव की चट्टानों को उड़ाने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरंग के पास बसे शुद्धकड़ी गांव में तकरीबन 70 कुनबे आबाद हैं। गांव के ज्यादातर मकान कच्चे हैं। मकामी लोग सुरंग तामीर के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि या तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए या फिर पक्का मकान बनाने के लिए उन्हें मुआवजा दिया जाए। वाज़ेह हो कि यहाँ रहने वाले लोग सर्दियों के अयाम में बर्फबारी के सबब नकल मकानी कर जाते हैं। बांदीपुरा जिले के वेवन में कायम प्राइमरी स्कूल की इमारत गुज़िश्ता 1 साल से मुकम्मल होने का इंतजार कर रही है। जोनल एजुकेशन ऑफिसर और जमीन मालिक के आपसी तनाजे के सबब तामीराती काम बंद पड़ा हुआ है। काम करने वाले ठेकेदार ने पूरी रकम की अदायगी का मुतालबा किया है। मामले में रिश्वत का भी इल्जाम लग रहा है। एजुकेशन ऑफिसर और जमीन मालिक के दरमियान इल्जाम तराशियां हो रही हैं और इस चक्कर में तामीर का काम रुका हुआ है। मकामी लोगों ने इस हवाले से रुकन असम्बली और जिला इंतजामिया से कई दफा शिकायत की भी बात की, लेकिन अभी तक इस पर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी है। गांव से काफी दूरी पर एक मिडिल स्कूल है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए जंगलात और खराब रास्तों से गुजरना पड़ता है। यही वजह कि वालिदैन छोटे बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते। हमारा पायन है ये व्यवन पायन, इसमें हमने सरकारी ये बिल्डिंग एक स्कूल देखा, प्राइमरी स्कूल, इसका भी अभी तक कोताही हुआ, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये हेडमास्टर का भी गलती है, जो हमारा बाकी टीचर्स है उनका भी गलती है, जो हमारा जायडो साहब है उनका भी गलती। यही प्रॉब्लम है कि इस तरह से कि ये वेवन का एरिया है, इलाका ही वो काफ़ी दूर है यहाँ से, ये तो वो बना रहा है जो ये तो हमारे हिसाब से इसकी 3 रूम बिल्डिंग बनी है, लेकिन इसमें अब फिनिशिंग और गिलासिंग की भी ज़रूरत है। अब हमने सुना है कि इसमें कुछ अब वहाँ पर अभी ये रिलीज कुछ मांगता है इन एडवांस ये ठेकेदार, लेकिन हमारी नॉर्मल के हिसाब से तभी बन सके जब ब्रेकडाउन ऑर्डर इस तरह से जेई दे देगा और ये काम मुकम्मल कर ले।
पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में पैदाइश के वक्त मासूम की मौत पर अहले खाना ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। अहले खाना का इल्जाम है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब नौमौलूद की मौत हो गई। उनका कहना है कि पहले नॉर्मल डिलीवरी की बात कही गई, लेकिन बाद में हामिला का 2 ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान ही नवजायद की मौत वाकई हो गई। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि मामले की जांच के बाद अगर कोई डॉक्टर कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रात को 12 बजे आए तो इन नर्सों को उठाया तो ये तो पहले उठी नहीं सोई थी, उसके बाद आधे घंटे के बाद उठी तो उसके बाद इन्होंने पेशेंट को 2 थप्पड़ भी मारे। तो उसके बाद इनको बताया भी कि बड़ा ऑपरेशन है, छोटा ऑपरेशन नहीं करना। ज़बरदस्ती इन्होंने छोटा ऑपरेशन भी किया, तो छोटे ऑपरेशन से पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो इन्होंने अब बड़ा ऑपरेशन भी किया है। तो हमने ब्लड भी दिया 2 बोतलें, आप बोल रहे हैं 1 बोतल का और इंतजाम करो। सर अब हम चाहते हैं इनके खिलाफ कोई ना कोई इंसाफ दें कि देखो बच्ची की भी डेथ हो गई है, यहाँ भी अभी तक ना कोई स्टूडेंट ना कोई आया है, हमें पूछने तक कोई नहीं आया है। बहुत परेशान थी वाहिद मेरी, तो इनको बुलाया, ये रात को सोई हुई थी। उसको पहले एक बार ज़बरदस्ती बुलाया, फिर आई तो फिर बाद में फिर 2-3 बार फिर बुलाया। बहुत ज़्यादा परेशान थी तो फिर आगे से गालियाँ देने लगी, फिर बोलने लगी कि ये ठीक हो जाएगी नॉर्मल। इनको बोला भी कि ऑपरेशन है पहले से, फिर बड़ा ऑपरेशन है। बाद में मैंने ज़बरदस्ती की तो छोटा ऑपरेशन कर दिया, हमने माना भी किया था, फिर बाद में फिर बड़ा ऑपरेशन कर दिया। जो भी यहाँ आता है डॉक्टर वेट नहीं करते हैं, कुछ टाइम नहीं देते हैं, कहते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन। 4 दिन से कम 30 ऑपरेशन हो गए। क्या सभी को एक ही बीमारी है लड़कियों को? जब किसी के में खून में कमी है, 10 पॉइंट खून होता तब भी कहते हैं ब्लड चाहिए ब्लड चाहिए। ऑपरेशन ऑपरेशन 4 डॉक्टरों में कंपटीशन है। यहाँ कोई CMO साहब नहीं आते हैं, यहाँ जो भी यहाँ डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर है, कोई यहाँ चक्कर नहीं लगाते, रोड नहीं लगाते। और त्राल के नूराबाद में दारुल उलूम के करीब कूड़ा डालने से मकामी लोगों और तलबा को काफी दिक्कत हो रही है। बदबू के सबब लोगों का रास्ते से गुजरना दूभर हो गया है। आबादी के बीचों बीच कूड़ा डालने से बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। मकामी लोगों ने कूड़ा फेंकने के लिए शहर के बाहर इंतजाम करने की अपील की है। वाज़ेह की त्राल म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से कूड़ा डालने के लिए कोई जगह फिक्स नहीं है और इस मसले को अब जी सलाम ने नायब तहसीलदार के सामने उठाया तो उन्होंने इस हवाले से जल्द ही कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। वहीं त्राल में मिनी सेक्रेटरिएट की तामीर न होने से भी मकामी लोगों का खासी पूरी परेशानी को मकामी लोगों का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह की गुज़िश्ता मार्च में म्यूनसिपल कमेटी के करीब सेक्रेटरिएट बिल्डिंग की तामीर शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद इसकी तामीर रुक गई, जो आज तक दोबारा नहीं शुरू हो पाई है। सेक्रेटरिएट बनने से मकामी लोगों को मुख्तलिफ कामों के लिए अलग अलग ऑफिस का चक्कर लगाने से निजात मिलती है। मकामी लोगों ने गवर्नर और जिला इंतजामिया से सेक्रेटरिएट का काम जल्द पूरा कराने की अपील की है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उड़ी में सड़कों की खराब हालत के सबब हजारों अफराद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों की हालत ऐसी है कि उससे गुजरना आसान नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि मैदान से अगर अब बात करते हैं मैदाना इलाके से तोड़ना जाने वाली सड़क पर 2 व्हीलर से गुजरना भी आसान नहीं है। उनका कहना है कि सीरियस मरीज और हामिला खवातीन को शहर ले जाना बेहद खतरनाक है। मकामी लोगों ने गवर्नर से अपील की है कि मुताल्लिका महकमों को हिदायत दे करके उन्हें सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से कम जोड़ा तो जाए। बहुत मुश्किलात हैं, यहाँ रोड है ही नहीं, सिर्फ आर्मी की गाड़ी जाती है, वो भी पूरी चल नहीं सकती है। बड़ा मुश्किल है यहाँ जाना। बीमार होता है, इधर तकलीफ है, चढ़ाई बहुत है, चढ़ने में दिक्कत होती है और क्या। अच्छा, और दवाई शवाई में भी दिक्कत है, तो बहुत दूर है, बर्फानी इलाका है ये। हाँ, ये तो प्लेन इलाका है नहीं, रोड तो इसमें सही है नहीं। यहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं जाती? गाड़ी कहाँ जाती है, गाड़ी तो जाती नहीं, बारिश में रास्ता खराब हो जाता है। हाँ, ये प्रॉब्लम तो इधर रहेगी। इधर किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट की तामीर से मुतासिर अफराद ने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर के धरना दिया। मुजाहिरीन ने अर्जी गांव के उन सभी 34 मुतासिरीन कुनबों के एक शख्स को नौकरी देने का मुतालबा किया। इसके अलावा मुजाहिरीन ने मकामी लोगों को उसकी सलाहियत के एतबार से प्रोजेक्ट में मुलाजमत देने की भी मांग की है। उनकी मुजाहिरीन का कहना है कि मुलाजमीन और मकामी बाशिंदों के लिए हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट सहूलत भी फराहम की जाए।
हमने सुना था 10 साल से 15 साल से यहाँ पे कंपनी आ रही है, अफगान कंपनी आ रही है, अफगान कंपनी आ रही है। बहुत से बेचारे बेरोजगार खुश थे, किश्तवाड़ के, डोर के, हर इलाके के लोग खुश थे कि हम अफगान कंपनी में नौकरी करेंगे। तो सर यहाँ पे किसी को नौकरी किसी को नहीं मिल रही है सर। अफगान कंपनी यहाँ आ रही है, कह रहे थे कि हम जब कंपनी आएगी उसमें लगाएंगे। जनाब 3-4 महीने हो गए, हमारा एक लड़का, एक गरीब भी नहीं यहाँ लगाया, कोई किसी को पूछता नहीं। उधर उधमपुर के महकमा जंगलात के नॉन गजेटेड अफसरान ने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एक रोजा धरना दिया। एहलकारों का कहना है कि बरसों की नौकरी के बावजूद उनकी तनख्वाहों और ओहदों में तरक्की नहीं की गई। इसके अलावा मुलाजमीन रिस्क काउंसिल ने खासतौर से अलाउंस का भी इसमें ऐलान किया गया, रिस्क अलाउंस का, जिससे कि वो न मिलने से वो नाराज हैं। वाज़ेह कि इस हवाले से अदालत भी उनके हक में फैसला दे चुकी है। मुजाहिदीन का कहना है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो वो फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। तो हमारा ये आज का जो मसला है, ये पे अनामली 2.5 दिन की पे, रिस्क अलाउंस, डीपीसी, और ये हमारे जो डेली विजन हैं बेचारे 3-3 साल से ये काम कर रहे हैं, तो ये टाइम पे इनको ना तनख्वाह मिल रही है। हमारा जो पे अनामली का मसला है ये बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई भी हमारे इसके बारे में कोई भी गौर नहीं हुआ। कोर्ट का भी फैसला आ चुका है कि इसका इनको हक, इनका राइट जो बनता है इनको दे दीजिए, मगर गवर्नमेंट ने आज तक हमारा कोई भी ऐसा हक नहीं दिया। एक छोटा सा वक्फा हम लेंगे, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। पटन में किशन गंगा से मुतासिर कुनबों ने सरकार से मुआवजे का मुतालबा किया है। चेकसारी गांव में रहने वाले एक कुनबे का इल्जाम है कि उन्हें अपना मकाम छोड़ करके दूसरी जगह मुंतकिल होने का नोटिस दिया गया है। मुतासिर कुनबे ने जिम्मेदारान पर वादा खिलाफी का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया। मुतासिर कुनबे का कहना है कि उन्हें यकीन दिलाया गया था कि ट्रांसमिशन लाइन से उनके मकानात को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अब उनसे मकान खाली करने को कहा जा रहा है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा पेशा सिर्फ मजदूरी है, और आज से 3 साल पहले 2015 की बात है कि मैंने थोड़ा मजदूरी उधर इधर किया, मैंने थोड़ा सा पैसा जमा किया, मेरे पास घर का कोई इंतजाम नहीं है। और 2016 में मुझे यहाँ अचानक एक पार्टी नमूदार हुई, वो किशन गंगा अपने आप को कह रहा है किशन गंगा प्रोजेक्ट, हालांकि हमें पता नहीं है कि किशन गंगा क्या होता है, हमारे समझ से बाहर है। ये लाइन के सामने आ रहा है। अब खुदा आप ही बता, मुझे 4 बच्चे हैं, बीवी है, बूढ़ा बाप है, मैं क्या करूंगा और मैं कहाँ जाऊंगा ये बच्चे समेत। मेरा नाम अब्दुल मीर है, मैं इसका हमसाया हूँ, मैं उसका अपोजिट इस रास्ते के सामने ही रहता हूँ। जब ये पिलंत उसने दे दिया, उस टाइम कोई यहाँ ना लाइन था ना कुछ था। बाद में यहाँ लाइन वाले नमूदार हो गई, उन्होंने यहाँ पोल बनाया था, इसने रुकावट किया था। उसने बोला था यहाँ मुझे कोई खतरा मत है, उन्होंने बोला था ना आपको कोई खतरा है, अगर आपको ये पुराना लाइन जो यहाँ गुजरते हैं उनको टावर भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, इस वक्त कोई खतरा नहीं है, आप बनाओ, कोई बात नहीं। बाद आज नहीं उसने काम लगाया था, उसने नोटिस निकाला था गवर्नमेंट वालों ने, बोला था काम मत लगा यहाँ। ये समझ नहीं आ रहा है, ये परेशान किया था, इनको परिवार है, बीवी बच्चे हैं, उसको समझ नहीं आया। 1 कनाल ज़मीन है इसको खाली, अगर ये वो भी नहीं बनाया था, उसको अगर ज़मीन किसी जगह देंगे तो वो तो ठीक रहेगा, ये बाकी ये क्या इंतज़ार करेगा। तार तो उन्होंने डाल दिया, बस ये हम चाहते हैं, हम उसका मतलब यहाँ पड़ोसी है। इधर रामबन में फ्लोरिकल्चर मैत्रेय पार्क आवाम के लिए खोल दिया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट और फ्लोरिकल्चर महकमे के डायरेक्टर बबीला रखवाल ने इसका इफ्तिताह किया। चुनाव के करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बने इस पार्क में किस्म किस्म के फूल और पेड़ लगाए गए हैं। पार्क के दरमियान में लोगों के लिए टाइल्स लगे रास्ते बनाए गए हैं। क्लाइमेट चेंज के असरात को रोकने के लिए इस तरह के पार्क बेहद मुफीद साबित होते हैं। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने पार्क में शजरकारी भी की। फ्लोरिकल्चर महकमे की तारीफ करते हुए डीडीसी ने पार्क की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो देने की बात कही। वहीं फ्लोरिकल्चर महकमे के डायरेक्टर ने मातहत एहलकारों को ओल्ड पार्क के करीब चिल्ड्रन पार्क बनाए जाने के हवाले से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करने की हिदायत दी। श्रीनगर में मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की जानिब से खसरे की बीमारी की रोकथाम के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। WHO और यूनिसेफ के ताउन से मुनक्किद वर्कशॉप के दौरान लोगों को मर्ज की तशखीस
असरात और इसके शुरुआती सिम्टम्स की जानकारी दी गई। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर्स और महकमे के अधिकारियों को स्कूलों, हेल्थ सेंटर और दूसरे दराज के इलाकों में कैंप लगाकर बच्चों को टीका लगाने की हिदायत दी गई। वाज़ेह है कि ये बीमारी बच्चों पर ज्यादा असरअंदाज होती है, इसलिए 9 से 15 साल के बच्चों को इसका टीका लगाया जाता है। मकसद यह है कि हम देखिए, ये एक ऐसी कैंपेन है, बहुत ही बड़ी कैंपेन है, बहुत हाई, इसका बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है। इसको हम लोग विदाउट मीडिया की कोऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आज यहाँ पे 4 तारीख को एक मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है और हमने जम्मू में 6 तारीख को सिमिलर थिंग विल बी डूइंग इन जम्मू। डेफिनेटली एपिसोड्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पे स्टेट में, आइसोलेटेड ये हो रहे हैं और कहीं कहीं हमारा जैसे माहौर रियासी डिस्ट्रिक्ट में है ब्लॉक, वहाँ पे हमने लास्ट ईयर भी कुछ किया है, 4-5 केस देखे, इस साल भी हमने 4-5 केस देखे, तो इसका इंसिडेंस तो है। और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर की हिदायत पर अमल करते हुए काजीगुंड में नाजायज तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर हो रहे नाजायज कब्जे को देखते हुए डिविजनल कश्मीर ने हिदायत जारी की है। डोरू के एसडीएम की डिविजनल कमिश्नर ने हिदायत जारी की है। डोरू के एसडीएम की क़यादत में पुलिस और बल्दिया एहलकारों ने इस तामीरात को मुनहदिम किया। इंतजामिया की इस कार्रवाई पर कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की। उनका इल्जाम है कि इंतजामिया इस मामले में रसूखदार और बाअसर लोगों को नजरअंदाज कर रही। लेकिन मुझे समझ में एक बात नहीं आती है कि वहां से 5 किलोमीटर छोड़ के या नीचे से 5 किलोमीटर छोड़ के ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन मेरा ये शॉप था, हालांकि मैंने एक जगह से जमीन बेच के ये शॉप बनाया है, तो मेरी ये शॉप जो है ये इन्होंने सारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कैमरे की माध्यम से ये इन्होंने हटा दिए हैं। मेरे खामा शामा ये अपने साथ ले गए हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कानून सबके लिए इक्वल है, मैं मानता हूं कि मैं मेरे पास पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है और सियासत से मेरा कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए शायद गरीबों को ये दबाया जा रहा है, इन पे ज्यादा फोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हें पता है कि जो सहीमुला में कंस्ट्रक्शन बने, 2-2 मंजिला बनी है या कहीं पे भी, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर कानून होना ये इक्वल है सबके लिए। कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक है, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, हम चाह रहे हैं कि वो रोका जाए ताकि लोगों का मजीद सरमाया ज़ाया ना हो पाए। और हम अभी, जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है, ये सही बात है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और हमने कोशिश की है कि वो वहीं पर हो जाए ताकि इनका सरमाया भी ज़ाया ना हो जाए। और जो कंस्ट्रक्शन पहले ही हुई है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हम पूरे का पूरा जो ये नेशनल हाईवे है, हम ये क्लियर करने जा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद तनमर्ग से क्रीक हाईपुरा तक लिंक रोड के मुकम्मल होने के आसार पैदा हो गए हैं। 5 साल से बन रही सड़क की तामीर आखिरी मरहले में है और सड़क की तामीर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हो रही है। सड़क का काम दोबारा शुरू होने से मकामी लोग काफी खुश हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 5 सालों से इस सड़क की तामीर हो रही है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा था। सड़क की तामीर से इलाके का राब्ता बराह रास्त जिला हेडक्वार्टर से हो जाएगा। ये रोड इतना खराब था, हर एक गड्ढा था, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है सफ़र करना इस रोड। और आज मैं देख रहा हूँ ये बहुत अच्छा हो रहा है रोड, अच्छी खासी यहाँ पे आमद रफ्त है, अच्छा चला है। और अनंतनाग जिले के तेलवाल अछाबल इलाके में एक नौजवान की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मकतूल की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान बताई जा रही है। इत्तला मिलते हुई पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और लाश को अपने तहवील में ले लिया। पोस्टमार्टम के बाद आखिरी रस्मात की अदायगी के लिए लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। पुलिस कत्ल की वजह और कातिलों की सरगर्मी से तलाश में है। जिला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट ने आज रामबन शहर की तरक्की और उसे मॉडर्न लुक देने के लिए बने ड्राफ्ट मास्टर प्लान का आज सरेनो जायजा लिया। मीटिंग में एसएसपी, एडीडीसी, एडीसी, एसीआर, सीपीओ और चीफ टाउन प्लानर मौजूद थे। नए शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मुतवज्जा मास्टर प्लान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है और इसे 4 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत जदीदकारी का काम 2035 तक मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। वाज़ेह है कि इस प्रोजेक्ट की तकमील में मुख्तलिफ महकमे में शामिल होंगे और इस हवाले से डीडीसी ने तमाम महकमों को बाहमी ताउन, आपसी समझबूझ से काम करने की हिदायत दी है। इस मौके पर अगर हम बात करते हैं NF इंफ्राटेक की टीम ने पावर पॉइंट के जरिए प्रोजेक्ट की तफसीलात से अफसरान को आगाह किया।
जो भी वैल्यूएबल इनपुट्स डिपार्टमेंटों की थे उनको कहा गया कि 7 दिन के अंदर अंदर हमें शेयर कर लें ताकि एक फाइनल प्लान बनेगा मास्टर प्लान टाउन का। ज़्यादा बल्दियाती सहूलियतें मैसर लोगों को होंगी। टाउन में जो भी 2035 तक एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग के हिसाब से एक जामिया मास्टर प्लान होगा, उसी के हिसाब से हम डिफरेंट जोन्स बना रहे हैं, वो इसमें इनकॉर्पोरेट। मेवे और सेब की काश्त के साथ साथ वादी में अंगूर भी किसानों का अहम जरिया माश है। गांधरबल जिले में अंगूर की अच्छी खासी पैदावार होती है, लेकिन हाल ही के दिनों में मुख्तलिफ बीमारियों के सबब किसानों को खासा नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि महकमे की जानिब से उन्हें मदद नहीं मिलती है। दूसरी जानिब कृषि विज्ञान केंद्र के माहिरीन का कहना है कि किसानों को बीमारियों के मुतालिक खुद ही बेदार होना होगा। रेपोरा लार में इस जैसे अंगूरों के ढेरों बागात मौजूद हैं। यही वजह है कि मकामी जबान में इसे दक्ष रेपोरा यानी अंगूरों का गांव भी कहा जाता है। गांव में तकरीबन 61 हेक्टेयर के रकबे में अंगूर की पैदावार की जाती है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के अंगूर की काश्त होती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के बरखिलाफ यहाँ हरे अंगूर ज्यादा होते हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से इसकी पैदावार में कमी वाक़ई होती जा रही है। फलों और पत्तियों में होने वाली बीमारी के सबब 30 से 40% फसल बर्बाद हो रही है। हालांकि वक्तन फवक्तन कृषि विज्ञान केंद्र, महकमा बागबानी और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के माहिरीन इन इलाकों का दौरा करते रहते हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि इन दौरों से जितना फायदा होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर, जहां पर बिहार के लीडर जेडीयू के लीडर, अगर हम बात करते हैं आरजेडी के लीडर, माफ कीजिएगा, आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इसमें कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में जो खासतौर से मुजफ्फरपुर जो रेप कांड हुआ है उसके खिलाफ ये एहतजाज है दिल्ली के जंतर मंतर में। यहाँ पर एक बालिका गृह में लड़कियों के साथ खासतौर से जो रेप के वाकयात सामने आए थे उसका इंकशाफ होने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है और राष्ट्रीय जनता दल ने आज इसको लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर ये कैंडल मार्च निकालना शुरू किया है। और तेजस्वी यादव ने खासतौर से सीएम नीतीश कुमार और उनकी हुकूमत पर खासतौर से अपने लोगों को बचाने का इल्ज़ाम लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले एक जो मिनिस्टर रही हैं, हालांकि उन्हें हटा दिया गया है, उनके शौहर उस बालिका गृह में जाया करते थे, ये इल्ज़ाम लग रहा है। और इसी को लेकर के बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने मोर्चा खोल रखा है जेडीयू हुकूमत और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ, जेडीयू बीजेपी इत्तेहाद की हुकूमत के खिलाफ। और इसी सिलसिले में आज दिल्ली में ये मुजाहरा है जिसमें कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर मामले को लेकर के बिहार में जो मामला हुआ है उसको लेकर के दिल्ली में जंतर मंतर पर कैंडल मार्च। इसमें आरजेडी सीनियर लीडर तेजस्वी यादव जो साबिक वजीर भी रहे हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी भी इस मुजाहरे में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। बराह रास्त बिहार में मुजफ्फरपुर मामले को लेकर के कैंडल मार्च दिल्ली के जंतर मंतर में। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल का मामला उजागर हुआ है और इसमें कई नाम शामिल हैं।
तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।